मेरा नाम उमैर आसिम है और आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद हमारी कायनात की अगली किस्त के साथ। मेरे साथ डॉक्टर सलमान हमीद हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बस तो खैरियत से, आप सुनाएं। जी बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ठीक ठाक। तो डॉक्टर साहब, इस एपिसोड में मैं ये चाह रहा था कि आपसे थोड़ी सी इस मौजू पे बात हो जाए। हम बड़ा नाम सुनते हैं मिल्की वे का, और आजकल तो मिल्की वे की पोजीशन भी इस तरह है कि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त वो बिल्कुल ज़ेनत पे होती है। तो मैं ये आपसे थोड़ा सा चाह रहा था कि इसके हवाले से बात हो जाए कि ये मिल्की वे जो हमें एक रास्ते की शक्ल की नज़र आती है, तो दर हकीकत किसी की डिटेल क्या है और हमने इसको किस तरह जाना है, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्या है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, बहुत शुक्रिया उमर। और बेसिकली मिल्की वे जो है वो एक हमारा घर है। जब हम घर की बात करते हैं, हम ज़मीन की बात करते हैं, लेकिन ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। और सूरज जो है वो, ये जो कहकशां है या मिल्की वे, वो उसका हिस्सा है। और तो मुख्तलिफ़ किस्म की गैलेक्सीज होती हैं। तो ये हमारी मिल्की वे जो है वो हमारी अपनी कहकशां या हमारी अपनी गैलेक्सी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसके अंदर हमारा सूरज जो है वो एक सितारा है। ठीक है। और हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में, जिसका नाम मिल्की वे है, उसमें तकरीबन 200 अरब सितारे जो हैं वो मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे जो हैं वो ग्रेविटेशनली एक साथ हैं। और हमारा सूरज जो है वो एक ऑर्बिट में है गैलेक्सी के बीच में, यानी कि वो गैलेक्सी के बीच को वो ऑर्बिट कर रहा है। तो ये पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी मुश्किल चीज़ है ये पता करना कि हम खुद कहाँ रहते हैं, क्योंकि हम गैलेक्सी के अंदर हैं। और ये पता करना कि हमारी गैलेक्सी की शेप क्या है या हमारा हमारा गैलेक्सी की पोजीशन क्या है, ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हम गैलेक्सी के बाहर जाके अपनी तस्वीर नहीं खींच सकते। बल्कि ये भी बात जो हम कह रहे हैं कि हम अपनी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, ये तकरीबन 100 साल से भी कम की बात है कि हमें ये चीज़ मालूम है। अब 1925-1930 तक ख्याल ये था कि पूरी कायनात जो है वो हमारी गैलेक्सी है। ये हमें मालूम ही नहीं था कि हमारी गैलेक्सी जो है वो एक छोटे से एक खुद एक अलग हिस्सा है, और बहुत सारी जो फजी चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें टेलीस्कोप से, वो एक अलग गैलेक्सीज हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जो फिर कभी और बात करेंगे कि वो किस तरह से हुई। लेकिन एडविन हबल, जिसके ऊपर वो हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसके नाम के ऊपर है, तो उसके ये एक डिस्कवरी ये थी, इसमें ये पता चला कि डिस्टेंस एंड्रोमेडा गैलेक्सी का, जो एक और गैलेक्सी है हमारी जैसी, सवाल ये था कि एंड्रोमेडा जो है वो एक छोटा सा नेबुला है जो हमारे अपनी गैलेक्सी का हिस्सा है, या वो में छोटा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो इतनी दूर है। हालांकि उसका साइज हमारे जैसा है, लेकिन वो छोटे में इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि वो इतनी दूर है कि उसकी लाइट भी मध्यम है और उसका साइज भी छोटा है। और ये पता करना, तो उसमें जो की थी वो डिस्टेंस थी। और वो पता चला, एक सितारे होते हैं, फिर कभी अगेन दोबारा इसके भी बात करेंगे, सेफीड वेरिएबल्स। वो एक तरह के, वो आपको एक वो बताते हैं कि डिस्टेंस किस तरह से, कितनी दूर है कोई चीज़। तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में वो सेफीड वेरिएबल्स जो हैं, सितारे एक तरह के पर्टिकुलर किस्म के वेरिएबल स्टार्स हैं, वो पता चले। बता, आहा, हमारी कायनात जो है वो सिर्फ हमारी गैलेक्सी जैसी नहीं, बल्कि हमारी कायनात जो है वो बहुत बड़ी है। और ये जो छोटी छोटी फजी सी चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको टेलीस्कोप से, ये गैलेक्सीज हैं खुद हमारी जैसी या हमसे भी बड़ी, लेकिन वो बहुत दूर हैं। वो छोटी इसलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि वो इतने फासले पर है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और ये बात कर रहे हैं 1925, आई थिंक 1925-26 की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ ये ख्याल में कि ओ, गैलेक्सीज क्या होती हैं। तो जब एक दफ़ा ये पता चल गया, फिर सवाल ये पैदा हुआ कि हमारी गैलेक्सी की शक्ल क्या है, ठीक है। इसके अंदर क्या है। अच्छा, तो
हबल ने जो दूसरी कहकशाएँ देखी और उसमें उसने बहुत मुख्तलिफ़ तरह की कहकशाएँ देखी, तो फिर फाइनली ये इस तरफ किस तरफ हमारा रुझान कैसे गया कि हमारी जो अपनी कहकशां है उसकी शक्ल कैसी है, और हम कितने कॉन्फिडेंट हैं कि उसकी शक्ल ऐसी है जितनी हमें पता है। तो जब कोई भी नई चीज़ होती है, तो जैसे हम पता चला कि देखें बहुत सारी कहकशाएँ हैं कायनात में, तो सबसे पहली चीज़ ये करते हैं कि इससे पहले कि हमें ये पता चले कि चीज़ें बनी किस तरह से, आप पहले उसको क्लासिफाई करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। ये बॉटनी में भी इसी तरह से हुआ, ये बायोलॉजी में भी हर किस्म की कैटेगरीज जो हैं वो इसी जूलॉजी में, बॉटनी में इसी तरह से बनती हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम ये पता चलें कि वो चीज़ें किस तरह से बनी, आप पहले कैटेगराइज तो करें। तो हबल से जब ये पता चला कि ये मुख्तलिफ किस्म की कहकशाएँ हैं, तो सबसे पहले ये हुआ कि अच्छा चलो इन गैलेक्सीज को हम कैटेगराइज करते हैं कि वो नज़र किस तरह से आ रही है। और एक बड़ी सिंपल क्लासिफिकेशन, अगेन उसमें डिटेल होती है, लेकिन सिंपल क्लासिफिकेशन उसमें ये है कि कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो गोल सी नज़र आती हैं, स्फेरिकल सी, उनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सीज, क्योंकि वो इलिप्टिकल शेप की शक्ल की नज़र आती हैं। कुछ गैलेक्सीज जो हैं उसमें स्पाइरल आर्म्स होते हैं, मतलब ये कि आपको बड़े खूबसूरत उसमें स्ट्रक्चर नज़र आता है स्पाइरल आर्म्स का, वो उनको हम स्पाइरल गैलेक्सीज कहते हैं। और कुछ गैलेक्सीज हैं जो वो किसी किस्म की भी ना तो वो इलिप्टिकल होती हैं ना वो स्पाइरल होती हैं, उनकी या तो शक्ल बिगड़ी हुई होती है या वो कहीं बीच में होती हैं, उनको एस्ट्रोनॉमर्स इरेगुलर गैलेक्सीज कहते हैं। इसमें वेरिएशंस हैं कैटेगरीज में, लेकिन ओवरऑल बड़ी पिक्चर में ये है। स्पाइरल आर्म्स का मतलब ये है कि जो सितारे हमें नज़र आ रहे हैं, जो प्रोमिनेंट सितारे हमें नज़र आ रहे हैं, वो एक गैलेक्सी में हर तरफ नहीं फैले हुए, बल्कि वो कुछ आर्म्स में ज़्यादा हैं, या एटलीस्ट प्रोमिनेंट हमें ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कुछ गैप्स हैं। तो हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे, वो ये पता चला कि वो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और ये शेप मालूम करना काफ़ी मुश्किल काम है, और वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा पता चली, क्योंकि पता चला कि उसमें जो हाइड्रोजन गैस है, मुख्तलिफ किस्म के मोलेकुलर क्लाउड्स इस तरह के होते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन के, वो किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसकी उन्होंने मैपिंग की। और फिर उस तरह, तो इट्स एक्चुअली काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है, क्योंकि तो स्पाइरल गैलेक्सी का अगर हम बात करें, तो अगेन अगर हम अपनी मिल्की वे की बात करते हैं, तो वो ना तो सिर्फ स्पाइरल गैलेक्सी है, बल्कि वो एक डिस्क है जिसमें ज़्यादातर सितारे जो हैं वो इस डिस्क के अंदर शामिल हैं। ठीक है। हमारा जो सूरज है वो सेंटर से तकरीबन 28,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब वो लाइट हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर से निकलती है, उसको 28,000 साल लगते हैं हम तक पहुंचने में। अच्छा। तो अगर आप ऊपर देखें और अगर आप गैलेक्टिक सेंटर की तरफ देखें, जो सैजिटेरियस जो कॉन्स्टेलेशन है उस तरफ है गैलेक्टिक सेंटर, और वो भी कुछ अरसे में, आई थिंक समर में तो बिल्कुल ही ऊपर होगा, वो आप बिल्कुल ऊपर देखेंगे आपको वो नज़र आ रहा होगा सैजिटेरियस कॉन्स्टेलेशन, तो उसमें गैलेक्टिक सेंटर है, और हमारा सूरज जो है वो उसके गिर्द घूम रहा है, मगर काफ़ी दूर। उसको तकरीबन 220 मिलियन साल लगते हैं एक ऑर्बिट करने में। ठीक है, तो आखिरी दफ़ा जब हम इस हिस्से में थे, मिल्की वे थे, उस वक्त यहाँ पे ना तो इंसान थे, ना ज़्यादातर बड़े जानवर थे, आई मीन मैमल्स वगैरह थे, बल्कि उस वक्त डायनासोर्स वगैरह जो हैं उनकी अर्ली फॉर्म मौजूद थी, क्योंकि 220 मिलियन साल पहले। सो अब एक और जो सवाल पैदा होता है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की यानी शक्ल हमें पता लग गई, तो वो जो ये है कि कहकशां के अंदर एक ब्लैक होल भी होता है, सो हमारी कहकशां के मुतालिक भी है कि उसमें एक ब्लैक होल है, उसकी क्या डिटेल है, वो डिफरेंट किस तरह है? तो हमारी अगर हम शेप की दोबारा से बात करें, तो वो तो हमारा एक डिस्क शेप है। ठीक है, तो मैंने जिस तरह से कहा कि वो फ्लैट है, लेकिन आप उसको फेस ऑन भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्लैट के हिसाब से बात करें, तो हमारी गैलेक्सी के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। एक तो डिस्क जिसकी हमने बात की, जिसमें हमारा सूरज शामिल है। ठीक है। ज़्यादातर सितारे जो नए बनते हैं वो इस डिस्क के अंदर बनते हैं। ज़्यादातर जो गैसेस हैं या क्लाउड्स हैं या डस्ट है, वो इस डिस्क के अंदर है। तो पहली बात तो ये है कि
मैं भी गैलेक्टिक सेंटर की बात कर रहा था, वो आप देख नहीं सकते टेलीस्कोप से, अपनी रेगुलर टेलीस्कोप से। इसकी वजह यह है कि हमारी गैलेक्सी के डिस्क के अंदर इतने डस्ट और क्लाउड्स हैं कि वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हम खाली कुछ हज़ार लाइट ईयर्स के तक हम देख सकते हैं, लेकिन आगे जो विजिबल लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। तो बाकी जिस तरह से चीज़ें देखते हैं वो रेडियो टेलीस्कोप से देखते हैं, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती। और कुछ एक्सरेज वगैरह जो हैं वो भी उससे देखते हैं। तो गैलेक्टिक सेंटर में तो सवाल ये कि और कंपोनेंट्स क्या हैं और गैलेक्सी के सेंटर में क्या है। तो एक तो आपकी डिस्क हो गई, और एक सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, और मैं भी न्यूक्लियस की बात आपको ब्लैक होल का कनेक्ट अभी मैं एक मिनट करता हूँ। और एक और कंपोनेंट है हमारी गैलेक्सी का जो है बल्ज। ठीक है, बल्ज जो है वो गोल सा एक हिस्सा है जो गैलेक्सी के बीच में है, जो कुछ हज़ार लाइट ईयर्स तकरीबन ऊपर, अगर आप डिस्क के ऊपर देखें तो तकरीबन 12,000 लाइट ईयर्स ऊपर जाता है और 12,000 लाइट ईयर नीचे। तो काफ़ी बड़ा सारा एक स्फेरिकल किस्म का बल्ज है। और इसके अलावा गैलेक्सी के अराउंड जो है वो एक हेलो है। नाउ हमारी डिस्क में ज़्यादातर नए सितारे होते हैं, अगर नए सितारे हैं वो सारे डिस्क में हैं। ठीक है। बल्ज में जो हैं वो पुराने सितारे हैं। मतलब ये है कि ये सितारे बने थे आज से 8-10 बिलियन साल पहले। नए सितारे आपको ज़्यादातर बल्ब में नज़र नहीं आते, और इसीलिए आपको बल्ब जो है वो हल्का सा रेडिश कलर का नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर उसमें पुराने सितारे हैं। डिस्क जो है उसमें ब्लूइश सितारे भी मौजूद हैं, और हेलो उसमें भी पुराने सितारे हैं। और हेलो के अंदर जो है आपको ग्लोबुलर क्लस्टर्स भी नज़र आते हैं। सो ग्लोबुलर क्लस्टर्स जो हैं वो है गुच्छे हैं सितारों के, जो हमने पहले भी बात की है इनकी। और वो गुच्छे जो हैं उसमें लाख सितारे भी हो सकते हैं, उसमें मिलियन सितारे तक आप जा सकते हैं, और वो भी ऑर्बिट कर रहे हैं। हमारी गैलेक्सी में आते हैं तकरीबन 50 के करीब ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। अच्छा, अब और अभी मैंने एक और चीज़ की बात नहीं की, वो मैं 1 मिनट करूँगा कि और हमारा जो है एक डार्क मैटर हेलो जो है वो भी मौजूद है। डार्क मैटर मौजूद है, उसकी बात करेंगे। वो मैं किस तरह से पता है कि हमारी गैलेक्सी के अंदर डार्क मैटर है। लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस है गैलेक्सी का, जो हमसे 28,000 लाइट ईयर्स के फासले पर है, उसमें हमें ये पता है कि वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ है, उसका नाम एस्ट्रोनॉमर्स ने दिया है सैजिटेरियस ए स्टार, कॉन्स्टेलेशन सैजिटेरियस में है, जो इंतहाई ज़्यादा एक्सरेज पैदा करता है, वो रेडियो वेव्स भी देता है। और एस्ट्रोनॉमर्स ने उसके ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप एक्चुअली इसकी ये मूवीज़ का अगर शौक है तो आप मूवीज़ देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअली स्टार्स की मोशन को हमारी गैलेक्सी के अंदर सेंटर के करीब, उसको इन्होंने मूवी बनाई पिछले आई थिंक 20 साल में। और आप देख सकते हैं कि वो सितारे जो हैं गैलेक्सी के सेंटर में वो किस तरह से मूव कर रहे हैं। और आपको ये पता चलेगा कि 20 साल की मूवी में कि वो किसी एक ऐसी इनविजिबल चीज़ जो सेंटर में है उसके गिर्द वो घूम रहे हैं। आप उनके ऑर्बिट्स देख सकते हैं, ये मूवी एक्चुअली मौजूद है। आप उनके ऑर्बिट्स वो किस तरह से वो जा रहे हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सैजिटेरियस ए स्टार के गिर्द घूम रहे हैं। हमें डायरेक्टली सैजिटेरियस ए स्टार नहीं मालूम, क्योंकि वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसके गिर्द हमें पता है कि चीज़ें जो हैं वो ऑर्बिट ले रही हैं। तो वो उससे इनके ऑर्बिट से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहे हैं उसका मास क्या है। और एस्टिमेट्स ये हैं कि हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो है एक ब्लैक होल मौजूद है, जो तकरीबन 4 मिलियन टाइम्स जो है हमारे सूरज से बड़ा है मास में। ठीक है, बहुत बड़ा सारा ब्लैक होल लगता है। लेकिन अगर आप गैलेक्सीज के हिसाब से देखें इतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि गैलेक्सीज के जो ब्लैक होल्स होते हैं वो 10 मिलियन, और बड़े वाले ब्लैक होल जो हैं वो तकरीबन 1 बिलियन सोलर मास जितना भी हो सकते हैं। अच्छा। और मगर ख्याल ये है कि तकरीबन तमाम कहकशाओं में इलिप्टिकल और स्पाइरल जो हैं उनके अंदर सेंटर में बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं। और इनफैक्ट ये एक कोरिलेशन है कि जितनी बड़ी गैलेक्सी का मास है उतना बड़ा रिलेटिवली उतना बड़ा गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है। एक सवाल जो है वो ये है कि क्या ब्लैक होल्स गैलेक्सी बनने के बाद उसके अंदर बनते हैं, मतलब ये कि जो गैलेक्सी का सेंटर है उसमें स्टार्स की डेंसिटी ज़्यादा है,
तो सवाल ये है कि उन हाई डेंसिटी की वजह से वहां पर स्टार्स कोलैप्स होते हैं और ब्लैक होल बनाते हैं, या गैलेक्सीज जो हैं वो ब्लैक होल्स जो हैं उनके गिर्द बनी। मतलब ये है कि ब्लैक होल्स, ये बड़े वाले जो ब्लैक होल्स हैं वो पहले मौजूद थे और वो एक तरह का उन्होंने सीड प्रोवाइड किया और उसी गिर्द गैलेक्सीज बनी। ये एक्चुअली अभी चीज़ जो है वो एस्ट्रोनॉमर्स को पता नहीं कि ब्लैक होल्स पहले आए और गैलेक्सीज उनके गिर्द बनी, या गैलेक्सी पहले बनी और उनके सेंटर में ब्लैक होल्स बने क्योंकि स्टार्स कोलैप्स हुए। लेकिन हमारी अपनी गैलेक्सी के बीच में भी है रिलेटिवली वो खामोश ब्लैक होल है। उसका मतलब ये है कि बहुत सारी गैलेक्सीज में जब हम बात करते हैं एक्टिव गैलेक्सीज, ये एक और तरह के उसमें न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारी एक्स रेज और गैमा रेज किस्म के दे रहा होता है। फ्लेयर्स आते हैं गैलेक्सी के सेंटर्स में, जेट्स होते हैं गैलेक्सी के सेंटर्स में। M87 एक गैलेक्सी है, बड़ी इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, इसका बड़ा सारा जेट है। M87 आप छोटी टेलीस्कोप से आप पता कर सकते हैं, उसके बीच में जो है वो जबरदस्त किस्म का बड़ा सारा जेट है। वो आपको बड़ी टेलीस्कोप होगी उससे देखने के लिए, लेकिन वो जो जेट है वो ब्लैक होल से निकल रहा है। हमारी अपनी गैलेक्सी में ऐसा नहीं हो रहा। तो ख्याल ये है कि इस तरह की एक्टिविटी शुरू होती है जब कुछ मटेरियल जो है, गैसेस या क्लाउड्स या सितारे भी, अगर वो ब्लैक होल को फीड करें, अगर वो ब्लैक होल में गिरें। और अभी पिछले साल ख्याल था, ये एक दो क्लाउड्स थे गैस के, ख्याल था कि वो हमारी सैजिटेरियस ए स्टार के करीब थे, तो ख्याल था कि शायद वो अंदर जाएंगे और फिर विल सी सम एक्टिविटी। मगर इत्तेफाक की बात है एक्चुअली कि वो अंदर नहीं गए ज़्यादा और एक्टिविटी नहीं हुई। तो हमारा ब्लैक होल जो है वो गैलेक्सी के बीच में वो खामोश है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बहुत दूर हैं। ठीक है, ठीक है, हमारे ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम एक बेचारे एक छोटा सा एक स्पाइरल है 28,000 लाइट ईयर्स के फासले पर। हम एक मेजर स्पाइरल आर्म पर भी नहीं, बल्कि एक छोटा सा एक माइनर एक स्पाइरल आर्म है, हम उसके ऊपर हैं। और 200 अरब सितारों में से हमारा बेचारा एक सितारा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। या हम बहुत फासले के ऊपर हैं, हम सारी एक्टिविटी से जो है काफ़ी दूर है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ये कि हमारी कहकशां जो है मिल्की वे, ये कितना अरसा पहले बनी थी और क्या इसका कोई लाइफ टाइम है, ये कब तक रह सकती है? हमारा ख्याल ये है कि ये 10-12 अरब साल पहले बनी थी। ठीक है। तो हमारा सूरज जो है वो 4.5 अरब साल पुराना है। इसका मतलब ये है कि हमारे सूरज से पहले कई सितारे हमारी कहकशां में मौजूद थे। हमारी कहकशां, हमारी जो कायनात है वो 13.8 अरब साल पुरानी है। ठीक है। तो कहकशां हमारी मिल्की वे जो है उसके बाद बन गई, और तो उसको इतना अरसा तो हो चुका है 10-12 अरब साल। कितना अरसा वो रहेगी, जितना अरसा सितारे रहते हैं। तो बड़े सितारे जो हैं वो तो कम ज़िंदगी गुजारते हैं। हमने पहले बात की थी सितारों की एवोल्यूशन के सिलसिले में। तो जो बड़े सितारे होते हैं जो सूरज से 20-25 सोलर मास जितने हैं, वो तो 10 मिलियन साल, मिलियन साल रहते हैं। हमारा सूरज जो है वो रहेगा तकरीबन 10 अरब साल। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे सूरज जैसे सितारे जो हैं अभी भी मौजूद हैं, जो 10 अरब साल पहले बने थे, उनके भी 10 अरब साल हुए हमारी गैलेक्सी को। लेकिन उसके बाद वाइट ड्वार्फ हो जाएगा, वाइट ड्वार्फ रहता रहेगा हमेशा आपके पास। लेकिन कुछ जो छोटे मास के सितारे हैं, तो हमारा सूरज जो है वो भी एक रिलेटिवली डिसेंट मास का सितारा है। बहुत सारे सितारे जो हैं वो, बल्कि ज़्यादा सितारे जो हैं, मेजॉरिटी वो हमारे सूरज से छोटे हैं साइज में, मास में। और छोटे सितारे जो हैं उनकी ज़्यादा ज़िंदगी होती है, बड़े सितारों की कम ज़िंदगी होती है। और बड़े सितारे जो हैं वो कम बनते हैं, छोटे सितारे जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। ये इसको कहते हैं लॉग। वो जो अगर आप इसके डिस्ट्रीब्यूशन देखें उसको कहते हैं लॉग डिस्ट्रीब्यूशन। से क्या मतलब है, वो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि जिस तरह आपका ग्लास अगर आप लें और वो टूटता है तो उसके बड़े पीसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जो छोटे शैटर्ड पीसेस होते हैं, सॉरी, जो बड़े वाले पीसेस होते हैं वो कम होते हैं, और जो शैटर्ड पीसेस होते हैं छोटे वाले वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको लॉग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी तरह जो सितारे हैं जो वो बनते हैं गैसियस क्लाउड से, तो जो बड़े सितारे हैं वो कम बनते हैं, जो छोटे छोटे सितारे हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं।
और तो वो डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से आती है। तो हमारे सूरज से छोटे जो हैं वो कई सारे मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा ज़िंदगी भी रहेगी। तो कुछ सितारे जो हैं वो 30-40 अरब साल भी रहते हैं, और जब उनका अख्ताम होगा तो उनका जो कोर होगा वो वाइट डॉर्फ होगा, वो रहता रहेगा। जो बड़े सितारे हैं उनका कोर है, अगर न्यूट्रॉन स्टार हैं या ब्लैक होल हैं, वो रहते रहेंगे। तो एक लिहाज से ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है कि हमारी कहकशां का मुस्तकबिल क्या है। इवेंचुअली अभी जो है वो नए सितारे और बना रही है, ठीक है, क्योंकि जब सितारे जो हैं वो या तो सुपरनोवा में एक्सप्लोड होते हैं या प्लैनेटरी नेबुला बनते हैं, तो वो मटेरियल जो है वो वापस कर देते हैं गैलेक्सी को, वो फिर इवेंचुअली उसमें से और सितारे बनते हैं। लेकिन वो रिसाइकलिंग जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि कुछ मटेरियल जो आपने वाइट डॉर्फ या न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में आपने उसको मिक्स कर दिया। तो एक तरह से अगर आप देखें तो फार 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 फ्यूचर में, कि आज से 100 अरब साल के बाद हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी में सिर्फ वाइट डॉर्फ्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, ब्लैक होल्स हों और गैसेस हों जिनकी डेंसिटी इतनी कम है कि वो नए सितारे ना बना सकें। ये हो सकता है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज जो हैं बहुत सारी, उसमें ज़्यादातर पुराने सितारे हैं, क्योंकि उसमें जो है ये कि उनके जो ज़्यादातर सितारे उनके बन गए, गैसेस ख़त्म हो गई, अब उसमें नए सितारे नहीं बन रहे, मगर उसमें जो है वो पुराने सितारे हैं। और वो एक अलग चीज़ है कि उनकी एलिप्टिकल शेप क्यों है और ये वो सारे एक अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन एक तरह से उसमें ज़्यादातर पुराने सितारे मौजूद हैं, क्योंकि आपको गैस चाहिए नए सितारे बनाने के लिए। तो अगर आपकी गैस ख़त्म हो जाए तो आपके नए सितारे नहीं बनेंगे। तो फिर आप खाली ये देख रहे हैं कि जो सितारे हैं वो उनकी एज बढ़ती जा रही है, और सितारे जो हैं वो वाइट डॉर्फ्स बनते जा रहे हैं, और इस तरह से एक वो तरीका है। तो ये एक मेन चीज़ है। मैं इससे पहले कि हम जाए, मैं एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैं 2 मिनट लूँगा, उसके बाद फिर हम कभी और बात करेंगे। मुझे मालूम है कि इससे सवाल जो हैं वो आगे होते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब लोग डार्क मैटर की बात करते हैं, वो उसका जो प्रॉब्लम है कि डार्क मैटर क्यों है, क्यों एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि डार्क मैटर है, उसका ताल्लुक हमारी अपनी गैलेक्सी से है। और वो ये है कि और ये एक समझने की चीज़ है कि क्यों ज़्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि वाकई डार्क मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप देखें ज़्यादातर, अगर आप विजिबल लाइट में देखें तो ज़्यादातर मास जो है वो गैलेक्सी के बीच में नज़र आता है, या जब हद होती है गैलेक्सी की, हम लोग बाहर की तरफ हैं, हमारे आगे भी सितारे हैं दूर 30,000 40,000 लाइट ईयर्स के फासले पर। ओवरऑल ख्याल ये कि गैलेक्सी की जो वस्त है वो तकरीबन 10,000 लाइट, सॉरी 1 लाख लाइट ईयर्स के फासले पर। ठीक है। मसला ये है कि अगर आप देखें कि सितारे गैलेक्सी के करीब, सेंटर के करीब किस तरह से मूव कर रहे हैं, अगर आप खाली विजिबल लाइट के हिसाब से देखें तो आपका ख्याल ये होगा कि जो गैलेक्सी के सेंटर के करीब सितारे मूव कर रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे, ऑर्बिट करेंगे, कंपेयर के जो गैलेक्सी के दूर हैं। ये वो है केपलर्स लॉज या न्यूटन्स लॉज आपके जो हैं मोशन वो बताते हैं। तो जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है उसमें ज़्यादातर मास जो है वो सूरज के अंदर है, तो मर्क्यूरी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑर्बिट करता है ज़मीन के मुकाबले में, और ज़मीन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑर्बिट करती है जुपिटर के मुकाबले में। जुपिटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ऑर्बिट करता है नेपच्यून या प्लूटो के मुकाबले में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो ज़्यादातर मास जो है वो सूरज के अंदर है, तो वो आपकी स्पीड जो है वो हल्की होती चली जाती है जब आप मास से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे गैलेक्सी में, जब आप देखते हैं कि ज़्यादातर मास जो है वो गैलेक्सी के सेंटर में है या करीबी हिस्से में। आपका ख्याल ये होगा कि जब आप दूर चलते चले जाएं ज़्यादातर मास से, आपकी स्पीड जो है वो हल्की होती चली जाएगी। तो एस्ट्रोनॉमर्स के लिए हैरान कुन चीज़ ये थी कि जब उन्होंने देखना शुरू किया सितारों की मूवमेंट्स, और जब उन्होंने ये मेजर करना शुरू किया खासतौर से हाइड्रोजन क्लाउड, जो हमारी जो विजिबल गैलेक्सी है उसके भी आगे हैं दूर कुछ क्लाउड घूम रहे हैं, उनकी स्पीड कमी नहीं होती। अच्छा, उतनी स्पीड से घूम रहे हैं जितने करीबी सितारे घूम रहे हैं उसकी स्पीड से। ये कैसे हो सकता है? इसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। भाई अगर आप दूर हैं और आपको नजर आ रहा है कि ज़्यादातर मास जो पीछे है, तो अगर गैलेक्सी की अगर आप वस्त भी देखें सितारों की, अगर आप उसके आगे भी 1-2 सितारे अगर आपको मिल जाएं दूर, ज़्यादातर सितारे उसके अंदर हैं, तो उनको हल्का घूमना चाहिए, लेकिन वो उसी स्पीड से घूम रहे हैं जिस तरह करीबी सितारे घूम रहे हैं। तो उसका वाहिद सोल्यूशन इस वक्त एस्ट्रोनॉमर्स के पास ये है कि
हमारी जो गैलेक्सी है वो एक बड़े सारे डार्क मैटर हेलो के अंदर है। तो जो विजिबल गैलेक्सी है वो तो बहुत छोटा हिस्सा है, और तो सारा मास जो है वो बीच के हिस्से में नहीं, वी आर नॉट सीइंग दैट। वो एक्चुअली बहुत सारे हेलो के अंदर मौजूद है जो डार्क मैटर है। इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स का उन्हें पोस्टुलेट किया था कि डार्क मैटर मौजूद है। ठीक है। और इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल है कि ये जो बाय द वे जब मैं स्पीड की बात करता हूँ उसकी टेक्निकल टर्म है रोटेशन कर्व, कि वो किस तरह से वो मूव कर रहे हैं। और वो एक रोटेशन कर्व जो है वो गैलेक्सीज हमारी जैसी कहकशां में उसको कहते हैं फ्लैट रोटेशन कर्व, क्योंकि आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है मगर आपकी रोटेशन स्पीड जो है वो वही की वही है जो शुरू के में थी, जो गैलेक्सी के सेंटर के करीब है या जो गैलेक्सी के सेंटर के दूर है। इस वजह से एस्ट्रोनॉमर का है कि वो एक डार्क मैटर हेलो है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारी अपनी गैलेक्सी से हमें पता चला, और अब हमें ये पता है कि वो डार्क मैटर जो है वो एक बड़े कायनात के स्केल के ऊपर भी काम करता है, क्लस्टर्स के स्केल के ऊपर भी काम करता है, और गैलेक्सी के स्केल के ऊपर भी काम करता है। हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, सोलर सिस्टम हमारा जो है वो उसमें डार्क मैटर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कभी हम हमारी कायनात में डार्क मैटर की एक्चुअल डिटेक्शन और ये है क्या चीज़, इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे जब मज़ीद हमें पता लगेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारी कायनात में आज हमने जो मिल्की वे गैलेक्सी के मतलब आपसे सुना। अभी बहुत सारे सवालात हैं जिनको मैं रोके बैठा हूँ क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे उनके ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।